हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी डेली करंट अफेयर की उस पर मैसेज करे पीडीएफ मंगा लेना। लेकिन साथ साथ जो मैं बोलता चलता रहता हूँ, आज भाजपा वीडियो है उसे आप सुनते रहना और साथ साथ जो लिखने की चीजें वो लिखते रहना। ठीक है, जो भी आपको मैं बताऊंगा अच्छी अच्छी चीजें लगेगी आपको, वो लिखते रहना। क्वेश्चन लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उसके साथ ठीक है, दूसरी स्पेशल जीके सीरीज की आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिस बच्चे के एग्जाम में हिस्ट्री का पोर्शन है वो उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। हम उसमें टॉपिक वाइज चल रहे हैं, मिक्स नहीं चल रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट करी। उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता पर, उसके भी पूरे हो चुके हैं। आज वैदिक सभ्यता का लास्ट पार्ट आएगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरी वीडियो की। तीसरी वीडियो हमारी आती है नंबर मैथ्स की, और मैथ्स में चल रहा है नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी भी बुक से है, किसी भी प्रैक्टिस सेट से नंबर सिस्टम की, तो आप उसको कमेंट में या मेरे नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है या फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन, आज डेट है 5 मई 2020। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मई को मनाया जाता है। क्या है ये, क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। अग्निशमन का मतलब समझते ना, फायरमैन। ठीक है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो सुनी होगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी में जो आदमी काम करते हैं ना, फायरमैन बोलते हैं। ठीक है, तो अग्निशमकों द्वारा किए गए कार्य और बलिदान का सम्मान करने के लिए 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ये लोग लाल व नीले रंग के बैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मनाया क्यों जाता है, उसका रीजन क्या है वो भी सुन लिए। 2 दिसंबर 1998 में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया के जंगल में 5 अग्निशमकों की मृत्यु के बाद यह उनके बलिदान को याद करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी कि 1998 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के जंगल में बहुत बड़ी आग लगी थी। उनको आग बुझाने का काम करते हुए 5 फायरमैन की मौत हो गई थी, तो उनके इस बलिदान को याद करने में यह मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मई को गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। अब आपके माइंड में आ रहा होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, इसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा है हमारे पास। मैं आपको हिस्ट्री में लेना चाहूंगा, लेकिन मेन चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए ये गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था, क्यों बनाया गया था, इसकी वैल्यूबिलिटी क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं हम गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NAM, यानी कि नाम। ठीक है, NAM नाम, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब बात करते हैं इसकी अध्यक्षता मोदी ने करी। चलो ये तो बात अच्छी है, लेकिन मेन चीज है हमारे पास, गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ कब था, कैसे ये बना था। ठीक है, अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा इतिहास में कब ले जाना चाहूंगा, जब 2 लड़ाइयां हुई थी। जो 2 लड़ाई हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम की बात करते हैं। ठीक है, उस समय की बात है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास आपको पता है USA और USSR, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ रूस, जो उस टाइम में क्या होता था, सोवियत संघ रूस, ये दोनों भी एक ही पार्टी के थे, यानी कि एक ही पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे। और इनके अपोजिट में जो मेन थे, कौन से थे, जर्मनी और जापान। तो इनके बीच में लड़ाई थी। लड़ाई के बावजूद आपको याद होगा, अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा व नागासाकी पर 1944 में बम फेंक दिया। कौन सा बम? परमाणु बम फेंक दिया। अब वो परमाणु बम फेंकने के साथ साथ
रूस को पता चला ये तो बहुत बड़ी ताकत है यूएसए, इसने तो हमें बताया नहीं इसके पास परमाणु बम है और इसने फोड़ भी दिया। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच में मनमुटाव रहने लगा। लेकिन मनमुटाव का असली कारण क्या था उसकी बात बताए तो ये जो अमेरिका था ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता था। किसे मानता था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता था। और जो रूस था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक था। तो दोनों के बीच में मतभेद था कहीं ना कहीं। मतभेद के बावजूद ये मतभेद इतना गर्माया कि इनके बीच में कोल्ड वार हो गया। इस कोल्ड वार का मतलब शीत युद्ध। इस शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध इस प्रकार का होता है जिन आपको लगता है ना जैसे लड़ाई होने वाली है, ठीक है, वो भी कुछ कमेंट कर रहा है, वो भी कुछ कमेंट कर रहा है, लड़ाई होने वाली है लेकिन लड़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस शीत युद्ध में क्या होता है, दोनों देश एक दूसरे से घृणा करते हैं, नफरत की भावना रखते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए हथियारों की होड़ लगाते हैं कि मैं तेरे से बड़ा हथियार बनाऊंगा, वो कहता है मैं तेरे से बड़ा हथियार बनाऊंगा। तो इन दोनों चीजों को क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बात नहीं बन रही थी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, हथियारों की होड़ प्रारंभ होगी, मुझे तेरे से बड़े हथियार बनाने हैं। अब बात आ जाती है जो भारत था उस समय, भारत किसके साथ था? तो ये यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ रूस जो था उस समय, उससे उन दोनों ने भारत से वही पूछा कि भाई तुम किसके साथ हो। अब आपको पता है ये बात चलते चलते लगभग ऐसी आ गई थी 1950 के आसपास होगी जब भारत से पूछा गया 1950 के आसपास कि भाई तुम किसके साथ हो। अब भारत उस टाइम नया ताजा आपको पता है आजाद हुआ था। अब आजाद था, जो धन वगैरह था वो तो लूट के आपको पता है अंग्रेज ले गए थे, जो बचा कुचा था वो पाकिस्तान को बसाने में दिया था। तो भारत ने देखा अभी तो हम इन सब चीजों से उभरे हैं और अभी हम इस चीज में बढ़ गए, भाई हमें नहीं बढ़ना। उन्होंने कहा भाई हम किसी के साथ नहीं है। उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे भाई? देखो भाई हम अपना एक अलग ही आंदोलन बना रहे हैं, एक अलग ही एक अपना संघ बना रहे हैं, उसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन। कि भाई हमने तुम्हारा भी साथ छोड़ दिया, हमने तुम्हारा भी साथ छोड़ दिया, अब दोनों के साथ ही है लेकिन किसी एक के साथ नहीं है। तो उसे क्या नाम रखा गया? गुट निरपेक्ष आंदोलन। जब भारत ने इस प्रकार की कोई चीज बनाई तो और देशों को पता चली कि हाँ भाई भारत ने इस प्रकार की चीजें बनाई है। तो जो गरीब देश थे, गरीब देश की बात क्या कर रहा हूँ, जहां पर इतना विकास नहीं था, जो इतना विकसित देश नहीं था, वो धीरे धीरे जुड़ते भारत के साथ जुड़ने लगे। ठीक है, आज वर्तमान में इसके देशों की संख्या 120 है, 120 है इसके सदस्यों की संख्या। तो धीरे धीरे जुड़ते चले गए क्योंकि उन्हें पता था हम अमेरिका का साथ देंगे तो यूएसएसआर नहीं छोड़ेगा, और अगर यूएसएसआर का साथ दिया यानी कि सोवियत संघ रूस का साथ दिया तो अमेरिका नहीं छोड़ने वाला। इसलिए उन्होंने इन दोनों देशों से हटकर भारत के साथ ही जुड़ने शुरू हो गए। और मैं आपको बताऊं ये गरीब देश इकट्ठा हो गए ना, 120 देशों का समूह बना लिया उन्होंने। और इसमें लगभग अफ्रीका तो पूरा कवर हो चुका था। अफ्रीका आपको पता है गरीब देश है, अफ्रीका के तो लगभग 50 के लगभग देश इसके साथ हो गए थे और 40 लगभग देश एशिया के हो गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक क्या बना, ये एक आपका संघ बन गया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब इन लोगों ने तो संघ बना लिया, अब बात किसकी चलती रही? यूएसए की और यूएसएसआर की। अब जब धीरे धीरे इनमें बात बढ़ती गई तो यूएसए ने अंदर ही अंदर यूएसएसआर को तोड़ने का निर्णय लिया कि हाँ भाई हम रूस को तोड़ेंगे, सोवियत संघ को तोड़ेंगे। और हुआ भी यही। 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया। अब आपको पता है ना ये सोवियत संघ रूस तो हम बोलते नहीं, अब क्या बोलते हैं? सीधा रूस बोलते हैं। ठीक है, तो 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और 15 नए देशों का निर्माण हुआ इसी के अंदर से, यानी कि सोवियत संघ रूस में से 15 देशों का निर्माण हुआ और उनमें से जो मेन देश निकला है रूस निकला है। ठीक है, आज भी रूस कहीं ना कहीं अमेरिका से नाराज जरूर रहता है। आपने देखा होगा रूस और अमेरिका की ज्यादा दोस्ती नहीं है। ठीक है, तो आज भी रूस इससे कहीं ना कहीं खफा है। अब आपको पता चल गया होगा ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो संगठन था वो कब बना था, कब नहीं बना था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब मैं इसकी स्थापना बताता हूँ आपको। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना है 1961 में की गई थी। हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में है और जो इसके अध्यक्ष है इल्हाम अलीव है। ठीक है, इल्हाम अलीव है। ठीक है, तो ये उस समय किसने बनाया था? भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और युगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम उन्होंने बनाया था और मिस्र, घाना और इंडोनेशिया इनके अध्यक्षों ने भी साथ दिया था। ठीक है, अब आप इसका मतलब समझ चुके होंगे कि इन दोनों देशों से थोड़ा अलग होने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस राज्य की सरकार ने कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? ये त्रिपुरा ने लॉन्च किया। त्रिपुरा ने लॉन्च किया। क्या है ये, इसके बारे में बात करें। जैसे आपको नाम पता चल रहा है कृषि उद्यमी सुविधा डेस्क, ठीक है। राज्य के उद्यमियों को केंद्र सरकार की एजेंसी व नाबार्ड एजेंसी से सब्सिडी प्राप्त होगी, ठीक है। और साथ में जो इसका मेन काम है आपको बताना चाहूंगा, कृषि आधारित व्यापार, कृषि लिखा है ना, कृषि आधारित व्यापार के लिए 2000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है कि हम आपको सब्सिडी देंगे, आप कृषि आधारित व्यापार करिए। तो अब आप समझ चुके होंगे ये क्यों बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो 4 वर्ष का। मेन क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे पूछ सकता है संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो आप क्या लिखोगे? भारतीय डिस्कस थ्रोअर, ठीक है। ये इसे बोलते हैं चक्का फेंक, ठीक है। चक्का जो फेंकते हैं ना, आपने देखे होंगे गेम्स, तो चक्का फेंक। इस पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। और आपको बता दूं मैं, 4 वर्ष का प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन आप ये मत सोचिए ये 2024 तक जाएगा मामला, नहीं। ये 2018 से इन्होंने स्टार्ट किया और 2022 तक लगाया है। 2018 में जो इन्होंने काम किया था उसके बाद से लगाया 2018 से 2022 तक। तो अब लगभग तो 2 साल रह गए, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं वाडा की। वाडा की फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दी है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल में है, और जो इसके फिलहाल अध्यक्ष है उनका नाम है सर क्रेम रेड्डी। अगर आप लिखना चाहते हो तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसकी स्थापना 1999 में, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, ठीक है। और अध्यक्ष क्या है? सर क्रेम रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस विषय पर गंगा नदी के लिए ऑडियोथॉन का आयोजन किया गया? तो किस विषय पर किया गया? नदी प्रबंधन का भविष्य, ठीक है। इसके अंदर 500 विभिन्न देश व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया है, ठीक है। ऑडियोथॉन इसी तरह से है कि भाई इंटरनेट के थ्रू सेमिनार हो रहा है, वही ऑडियोथॉन हो जाता है, ठीक है। आपको पता है आजकल सब अपने अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, आप भी घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो। इसी तरह अब ये कोई बाहर नहीं जा रहा है, ये शहर से बाहर भी नहीं जा रहे, देश से तो बाहर बहुत दूर की बात है। तो अब सारी क्या हो रहा है? वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही है। और मैं मानता हूं कि आगे भी इसी तरह चलता रहे तो देश की जो जमा पूंजी है वो और चीजों में ना खर्च होके और काम में खर्च होगी, ठीक है। वरना ये यात्रा वगैरह में खर्च होती जाती है। चलो, आपको आज का होमवर्क है जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री का नाम बताना है। क्या बताना है? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एडवन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी है? यह ब्रिटेन के खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है? ब्रिटेन के खिलाड़ी है। हुआ क्या था, इनके गर्दन में जो है ना चोट लग गई थी। अब चोट लग गई थी, अब चोट को ठीक कराने के लिए सर्जरी कराते तो इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। इन्हें बोला गया कि आप कोमा में भी जा सकते हो इस सर्जरी के कारण। तो इन्होंने संन्यास लेने का ही फैसला किया है, ठीक है। बात कर रहे हैं हम ब्रिटेन की। ब्रिटेन की अगर राजधानी की बात करें तो लंदन है। जो अगर वहां के सम्राट की बात करें तो एलिजाबेथ द्वितीय है, और पीएम थेरेसा है, और मुद्रा चलती है वहां पर पाउंड स्टर्लिंग। कौन सी? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में ऊर्जा की मांग में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 30%। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन पर कोई काम नहीं है, ठीक है। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है यार, उसमें तो कमी होनी है। उसमें रिपोर्ट क्या बनानी है भाई? लॉकडाउन चल रहा है, इंडस्ट्री बंद है, कंपनी बंद है, बहुत सारी चीजें जो बिजली से चलती है वो बंद हो रखी है, तो भाई कमी तो होगी। कितने परसेंट की होगी? 30% की। इन्होंने गणना कर ली कि हाँ भाई 30% की कमी हो गई। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1974। कब हुई थी? नवंबर 1974। जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉट स्पॉट क्षेत्रों में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है? ये किस सरकार ने किया दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। और पहला जो मोबाइल ऐप डाउनलोड किया गया था कहाँ पर किया गया? तमिलनाडु में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है, पूरे जिले की बात नहीं कर रहे, हॉट स्पॉट क्षेत्र यानी कि जैसे कोई जिला ही ले लो आप, उस जिले के अंदर सभी को हॉट स्पॉट क्षेत्र में नहीं बदला जाता। जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज
लगातार मिले हैं या जहाँ पर संख्या बढ़ी है जिस क्षेत्र में, उसे हॉटस्पॉट क्षेत्र में बदल दिया जाता है और वहाँ उस हॉटस्पॉट क्षेत्र में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया? एचडीएफसी ने। अब देखो एचडीएफसी तो बैंक है, ठीक है, ये गीत जारी कर रहा है, किसी न किसी की हेल्प से तो करेगा। इस बारे में बात करें तो किसकी हेल्प से इसने काम ये गीत चालू किया है? ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता, क्या बोल रहा हूँ, ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान द्वारा तथा प्रसून जोशी के गीतों के साथ यह गीत भारत की अदम्य भावना और लाखों भारतीयों को श्रद्धांजलि है जो कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक साथ खड़े हैं। तो AR रहमान और प्रसून जोशी के गीतों को एक साथ कलेक्ट किया गया और एचडीएफसी ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, एचडीएफसी की बात करें, आपको कमेंट बॉक्स में एचडीएफसी की फुल फॉर्म बतानी है। क्या कह रहा हूँ? एचडीएफसी की फुल फॉर्म बतानी है। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में की गई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, जो इसके अध्यक्ष है श्यामला गोपीनाथ जी है और एमडी और सीईओ है आपके आदित्य पुरी। कई बार बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इस वर्ष आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला आर्टिका M उपग्रह लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो किसने निर्णय लिया है? रूस ने निर्णय लिया है। रूस इस वर्ष के अंत तक ये उपग्रह लॉन्च कर देगा। ठीक है, रूस के आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा कलेक्ट करेंगे जो मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति देगा और अच्छी तरह से बताएगा कि मौसम किस प्रकार से बदल रहा है और क्या होने वाला है, और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने 30 सेकंड के भीतर कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाने वाले डिवाइस इकोसेंस को विकसित किया है? तो किसने किया है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में। अभी इस पर ट्रायल चल रहा है, अभी इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। जिस दिन ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बारे में हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध कवि के निसार अहमद का निधन हुआ है? तो ये कौन सी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। क्या नाम था? के निसार अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहल परियोजनाओं के लिए कौन सा देश वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो कौन प्रदान करेगा? अमेरिका। इस पहल का पूरी की पूरी फुल फॉर्म में मैंने आपको लिख रखी है। पहल की फुल फॉर्म, पहल पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस लॉन्गेविटी। ठीक है, एक्सेस लॉन्गेविटी, तो इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो अमेरिका तो साथ दे रही है, लेकिन अमेरिका की जो कंपनी यहाँ पर आएगी, ठीक है, साथ देने के लिए, उसका भी नाम मैंने लिखा है। ये देखिए USAID यानी कि USAID। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख रखी है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या काम करेगा? भारत के अंदर पहल परियोजनाओं को पूरी करेगा। और पहल परियोजना क्या है तो उसके बारे में सुन लीजिए। शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए यह योजना चलाई गई है। यानी कि शहरी क्षेत्र में भी जो गरीब रहते हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने एक ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी ने यह जारी किया है। अब ये क्या चीज है आपको बताना चाहूंगा। ये बोल रहा है ओपन बजट सर्वेक्षण, कोई भी देश बजट हर साल ही पारित करता है। कोई भी देश जिस प्रकार से बजट को पारित करता है उस बजट में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। ओपन का मतलब क्या आप मान सकते हो? आप ट्रांसपेरेंसी है कि यहाँ पे जनता पे कितनी अच्छी तरह से पहुंचता है, जनता को इसके कितने फायदे मिल रहे हैं और कितना जनता इनके बारे में जानती है। तो ट्रांसपेरेंसी पे एक सर्वेक्षण किया है। तो किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी में। अगर आप भारत का इसमें जो सदस्य थे, अगर आपसे पूछूं मैं UN में यानी कि पूरी दुनिया में कितने देश है, तो देश है 193। 193 में से 117 देशों को शामिल किया गया है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है? 53वां भारत का स्थान है। ठीक है, क्या है? 53 भारत का स्थान है। ठीक है,
और जो नंबर 1 पे आया वो न्यूजीलैंड आया। नंबर 1 पे कौन है? न्यूजीलैंड है। और भारत का स्थान क्या है? 53 है। देखो आपको कोई भी स्थान याद करना, कोई भी रैंक याद करनी हो, आपको पहले अपने देश की करनी है प्लस जो नंबर 1 पे आया है उसकी करनी है। इन दोनों को तो आपको पता होना चाहिए, अपने देश की प्लस जो भी देश फर्स्ट स्थान पे आया है उसकी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले ज्ञात जलीय डायनासोर स्पेनोसारस एपिपेरियस की खोज किसने की? तो किसने की है? अमेरिकी वैज्ञानिकों ने। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। यह कहाँ पाया गया? तो आपको बता दूं, यह मोरक्को के पास एक स्थान है, वहां पर पाए गए हैं। इसकी जो अवशेष है वो पाए गए हैं। और ये कितने वर्ष पुराने हैं? 95 मिलियन ईयर्स, यानी कि 95 मिलियन वर्ष पुराने ये हमारे इसके जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, ये जलीय डायनासोर तो है लेकिन साथ साथ इसके ये मांसाहारी भी है। ये हमें समझना कि जलीय डायनासोर है तो ये कुछ नहीं नुकसान देगा, ये नुकसानदायक था, ये मांसाहारी था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो पहले लाइक करें, ठीक है, उसके बाद ही बैठ जाए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर नाम व पते के साथ मैसेज करना होगा। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पहली बात तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फिर भी वहां से किसी कारणवश डाउनलोड ना हो पाए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ के लिए बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।